हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 29 मई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 29 मई 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। आज दो बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। पूरी वीडियो एंड तक देखिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सबसे पहले हम लोग रिविजन करेंगे। रिविजन में सबसे पहले कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 28 मई को कौन कौन सा दिवस मनाया गया था। तो 28 मई को साथियों 3 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस, विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस और विश्व भूख दिवस। भारत सरकार ने भारतीय तटरेखा की लंबाई में अपडेशन किया है। 7,516 मीटर से बढ़ा करके किलोमीटर से बढ़ा करके 11,098.8 किलोमीटर की कुल लंबाई कर दी है। और गुजरात राज्य जो है देश का 24वां राज्य बन गया है जहां 100% रेल मार्गों को विद्युतीकरण किया जा चुका है। मई 2025 में भारत ने दुनिया की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की है। 25 दिवसीय उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है योग महोत्सव की, योगा दिवस की। योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। तो 25 दिवस पूर्व अभी एक फेस्टिवल आयोजित किया गया पुडुचेरी में। इस बार की योगा डे की थीम रहने वाली है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जयपुर की मिठाई की दुकानों ने जो पारंपरिक मिठाइयां थी उनमें पाक शब्द हटा करके श्री शब्द कर दिया है। बहुत सारी मिठाइयों में नाम बदला गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राहवीर योजना को मंजूरी दी हुई है। जर्मनी के सुहल में आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप आयोजित हुआ। पदक तालिका में भारत टॉप पर रहा। भारत ने टोटल 11 मेडल जीते जिसमें से 3 गोल्ड थे। भारत की पहली जीन संपादित भेड़ बनाई गई है SKUAST यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो कि कश्मीर की यूनिवर्सिटी है। और पहली बार फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले भारतीय बन गए हैं कुश मैनी। इसके अलावा साथियों फीबा महिला एशिया कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर मियायो लिजी को नियुक्त किया गया है। ये टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से जिनका आपने रिवीजन किया है। अब हम लोग आज की करंट अफेयर देखेंगे, लेकिन इसकी क्विज और पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर और टेलीग्राम पर दे दी जाती है। आप डेली जाकर के इसे प्राप्त कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बने रहिए वीडियो में, अभी दो जो सरप्राइज है आपके लिए वो बताऊंगा मैं। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया जाता है? ये साथियों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 29 मई को। संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों का, जो शांति दूतों का एक दिवस होता है वो ये है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के शांति दूत कौन है? देखिए, यूनाइटेड नेशन के जो पीस कीपिंग फोर्स है वो ऐसी फोर्स है जो जहां पर जिस देश में घरेलू हिंसा बढ़ रही होती है, घरेलू मतलब कि आंतरिक देश में, देश का है, किसी घर का नहीं है ना, गृह युद्ध जैसे हालात हों, स्टेबिलिटी ना हो। ठीक है, कोई विद्रोही निकल आए हों, बहुत सारे विद्रोही गुट आ जाते हैं, कई कई बार सरकारों के खिलाफ दंगे वगैरह करने लगते हैं। ऐसी जगहों पर जहां पर सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही होती, वहां की सेनाएं कंट्रोल नहीं कर पा रही होती हैं, तो ऐसी जगहों पर यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाती है। अब यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स का भेजने का मेन उद्देश्य होता है कि उस देश में शांति बहाल की जाए और एक प्रकार से वहां पर जो अनुशासन है वो व्यवस्था दोबारा से लाया जाए, कोई जो उग्रवादी हो उनको मार गिराया जाए। इसके लिए यूएन ने अब कोई इसकी कोई एक फिक्स फोर्स नहीं है। यूएन क्या करता है कि एक संस्था तो बना लिया है, लेकिन जब जहां पर भी मिशन में भेजना होता है तो ये अन्य देशों से मदद मांगता है कि अपने अपने सैनिक भेजो। तो जैसे भारत से जाएंगे, चाइना से जाएंगे, और उसके बाद फिर यूएसए से जाएंगे, जापान से जाएंगे, तो ऐसे अलग अलग देशों से कुछ कुछ सैनिक जाते हैं। फिर वो सैनिक मिल करके यूएन पीस कीपिंग फोर्स बन करके उस देश में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका का कोई देश हो गया, सूडान हो गया, बहुत सारे देश हैं ऐसे। तो ऐसे देशों में जाते हैं, यूएन पीस कीपिंग फोर्स वहां पर काम करती है। ठीक है, कई कई बार शहीद भी हो जाते हैं। कई कई बार जो वीरता दिखाते हैं तो यूएन के द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया जाता है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन मैं लेकर के आपको बताता भी हूँ कि इनको यूएन पीस कीपिंग फोर्स में काम करते हुए इनको सम्मान मिला है। ठीक है, खैर, तो उन्हीं के लिए ये डेडिकेटेड दिवस है, यूनाइटेड नेशन का शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। समझ में आया बात? यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग फोर्स क्या है? 29 मई को ही। अच्छा, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1948 को हुई थी 29 मई से, इसीलिए यह दिवस 29 मई को मनाया जाता है। हेडक्वार्टर इसका बनाया गया यरूशलेम को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का ट्रूस पर्यवेक्षण संगठन। इस बार की थीम रखी गई है द फ्यूचर ऑफ पीस कीपिंग। द फ्यूचर ऑफ पीस कीपिंग। हालांकि ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है आज के टाइम पर, क्योंकि आप जानते हो यूनाइटेड नेशन जो है ये अपने आप में एक सवाल बन करके खड़ा हो गया है। इसका कोई भी रोल नहीं हो रहा है। दुनिया भर में तमाम देशों में युद्ध चल रहे हैं,
तमाम देशों का एक देश से दूसरे देश के बीच में भी युद्ध चल रहे हैं, तो यूएन का उसमें रोल नज़र नहीं आ रहा है कि किसी प्रकार से जाकर के वो शांति करवा सके, जिसके लिए बनाया गया था। इसके लिए ये बनाया गया था 1945 में 24 अक्टूबर को, कि आगे आने वाले समय में कभी तीसरा विश्व युद्ध ना आ सके, ये सामंजस्य स्थापित करे देशों के बीच में जहाँ भी टेंशन बढ़े। लेकिन फिलहाल अभी तक ये कुछ ऐसा करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस टाइम पर तो बिल्कुल ये विकलांग हो गया है। खैर, ये महत्वपूर्ण दिवस थे मई महीने के। आज रिवीजन करेंगे हम लोग। 1 मई को 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और महाराष्ट्र स्थापना दिवस और गुजरात का स्थापना दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक दिवस मनाया जाता है। 4 मई को विश्व हास्य दिवस, 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस, 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 8 मई को ही विश्व थैलीसीमिया दिवस, 10 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 12 से 18 मई यूएन का वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह, 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस। इसके अलावा 16 मई को ही सिक्किम का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस, 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस, 21 मई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 23 मई कछुआ दिवस और 25 मई विश्व थायराइड दिवस। 28 मई को ये 3 दिवस मैंने शुरुआत में ही आपको बताया। ये मई महीने के अभी तक आए हुए महत्वपूर्ण दिवस हैं। ठीक है, इसको सबको आपको रटने नहीं बैठना है। ये आप जैसे मैं दूसरे दिन तीसरे दिन आपका रिवीजन करवाता हूँ ना, तो बस ऐसे सुनते रहिए, धीरे धीरे आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलिए। किस जीवन बीमा कंपनी ने एक दिन में सबसे अधिक जीवन बीमा पॉलिसी बेच करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो साथियों, LIC ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC जो है भारतीय बीमा जीवन बीमा निगम, इसने एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है एक ही सिंगल डे में सबसे ज़्यादा बीमा पॉलिसी सोल्ड करके। यहाँ पर देखिए, सबसे ज़्यादा बीमा पॉलिसी सोल्ड किया है इन्होंने सिंगल डे में। 20 जनवरी 2025 को LIC एजेंट्स ने 5,88,107 जीवन बीमा पॉलिसी बेची। इसमें कुल इसके 4,52,839 एजेंट्स ने भी काम किया है। देखिए, इसके एजेंट ना पूरे ऑल ओवर इंडिया बहुत ज़्यादा फैले हैं, क्योंकि बहुत पुरानी कंपनी है। आप जानते हो भारत में इंश्योरेंस की ये सबसे बड़ी कंपनी भी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, 1956 में। और उस टाइम पर भी बहुत सारी बीमा कंपनियों को एक साथ मर्ज करके LIC की स्थापना की गई थी, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो अब LIC जो है, अभी 2022 में इसका IPO आया था, जो कि बहुत बड़ा IPO था। ठीक है, खैर, तो इसका इतने एजेंट ने मिल करके 5,88,107 जीवन बीमा पॉलिसी सिंगल डे में बेचा है, सेल किया है, और एक बना दिया है एक नया रिकॉर्ड। ठीक है, तो मैड मिलेनियम डे के दौरान इन्होंने ऐसा किया है। LIC की स्थापना 1956 में हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ मोहंती, अध्यक्ष का नाम याद रखना। पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान का क्या नाम है? अभी पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए भारत सरकार ने एक इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान बनाया हुआ है, लॉन्च किया हुआ है। भारत सरकार ने बनाया है, भारत की कंपनियों ने बनाया है, स्वदेशी रूप से विकसित किया है। तो इसका नाम है ई हंस। ई हंस, आपने हंसा जरूर सुना होगा। हंस विमान जो होते हैं वो ट्रेनिंग के लिए होते हैं, पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए। कई कई बार पायलट्स ट्रेनिंग करते हुए क्रैश भी कर जाते हैं विमान को। तो ये इलेक्ट्रिक से चलेगा, मतलब अब विमान भी इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगे। एक्चुअली में ना, ये बहुत लंबा रेंज के लिए नहीं होता है, ये थोड़ी दूरियों के लिए होता है, मतलब ट्रेनिंग पर्पज से ही होता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक हंस पॉसिबल हो पाया है। ई हंस जो है ये बना है, पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए है। स्वदेशी रूप से 2 सीट वाला ये इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान होने वाला है। तो इसको बनाया किसने है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने, यानी CSIR की NAL के द्वारा बनाया गया है। लगभग 2 करोड़ की लागत से बना है ई हंसा। ये किसकी जगह पर आया है? हंसा 3 की जगह पर। देखिए, ये हंसा 3 जो है ये नेचुरल गैस से चलता था, ट्रेनर विमान, और अब ई हंसा चलेगा, इलेक्ट्रिक ये विमान होगा। ध्यान रहे, ये ट्रेनिंग पर्पज से होता है। अब 2 बड़े सरप्राइज आपके लिए और 2 बड़ी खुशखबरियां आपके लिए। देखिए, आप जानते हो 4 जून से आपका एग्जाम शुरू, 4 नहीं 5 जून से एग्जाम आपका शुरू है NTPC का। ठीक है, 5 जून से 24 जून तक चलने वाला है। ये एग्जाम NTPC का ग्रेजुएट लेवल का है। जस्ट इसके बाद आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल का शुरू होने वाला है। इसके अलावा रेलवे के और भी एग्जाम्स लगे हुए हैं। तो ऐसे में NTPC की आप लोग ना GS की सीरीज, GS का सेट चलाने की बात कर रहे थे,
तो आप लोग के लिए जीएस का मॉक टेस्ट ला दिया गया है, बिल्कुल फ्री में, वो भी ध्यान से सुनिएगा। ये अभी आरआरबी एनटीपीसी का फ्री मॉक टेस्ट जो शुरू किया गया है, ये शुरुआत में 30 किया जाएगा। 30 मॉक टेस्ट की सीरीज आपको दी जाएगी। कैसे मिलेगा? आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा। ध्यान रहे, ये केवल जीके जीएस का होगा, जीके जीएस का, क्योंकि जीके जीएस मैं आपको अच्छे तरीके से कंटेंट देना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर फोकस करना चाहता हूँ, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। और आपको इसमें डेडिकेटेड रूप से रोजाना आना है, रोजाना सॉल्व करना है। एप्लीकेशन पर यह होगा 29 मई यानी कि आज दोपहर में 12 बजे पहला मॉक टेस्ट आपको मिलेगा 12 PM पर। इसके बाद फिर अगला 30 मई को, फिर 31 मई, 1 जून, 2 जून, मतलब हर दिन आपको एक मॉक टेस्ट मिलेगा। इसमें 40 क्वेश्चंस होंगे, जैसा कि आपके एनटीपीसी का सिलेबस है, और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, मतलब कितने क्वेश्चन साइंस के हैं, कितने क्वेश्चन कंप्यूटर्स हैं, कितने क्वेश्चन एनवायरमेंट्स हैं, कितने क्वेश्चन हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, सब कुछ सिलेबस के अनुसार है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का पैटर्न देख करके, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देख करके बहुत ही अच्छे तरीके से रिसर्च करके ये डिजाइन किया जा रहा है। तो ये आपको ये मिलने वाला है। लेकिन इसको लेने के लिए आपको कैसे क्या करना होगा? शुरुआत में देखिए, मैं चाहता हूं, क्योंकि सीरियस स्टूडेंट है पहली चीज, और दूसरी बात ये कि जो आए वो डेडिकेटेड रूप से जुड़ें और लास्ट तक रहें, पूरा का पूरा 30 मॉक टेस्ट सॉल्व करें। इसलिए शुरुआत में आपसे 5 रेट्स का एक प्लेटफॉर्म फीस मांगा जा रहा है। ये प्लेटफॉर्म फीस आप जा करके वहां पर पे करोगे, उसके बाद आपका एडमिशन वहां पर ले लिया जाएगा। ठीक है, तो आप मॉक टेस्ट अनलॉक कर पाओगे और उसके बाद से कर पाओगे आगे कंटिन्यू। ठीक है, तो ये सर्वर चार्ज है, आपको ये देना है। बाकी हमारी तरफ से आपको 30 का 30 मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। डिटेल एक्सप्लेनेशन भी होगा, हर एक मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे ना, उसके बाद सॉल्यूशंस भी सब क्वेश्चन का दिया रहेगा, तो आप उसको भी देख सकते हो। तो आप इसको जरूर जुड़िए। कैसे जोड़ना है? एमजेटी ऐप पर जाकर के आपको मॉक टेस्ट सेक्शन में जाना है, यहाँ पर। ठीक है, मॉक टेस्ट सेक्शन में अर्जुन बैच वाले जो हैं, उनके लिए ये फ्री किया गया है। उनको क्या करना है? उनको व्हाट्सएप करना है, यहाँ पर जा करके व्हाट्सएप करिए, अपना प्रोफाइल आईडी का स्क्रीनशॉट भेजिए, उनका अनलॉक कर दिया जाएगा। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है अर्जुन बैच वालों की, हज़ारों में है, तो इसलिए 1-2 दिन का समय लग सकता है, धीरे धीरे आपका अनलॉक होगा। अगर आप 1-2 दिन 3 दिन का समय नहीं गंवाना चाहते हैं तो 5 ही रुपये है प्लेटफॉर्म फी, देख करके आप खुद भी अनलॉक कर सकते हैं। खैर, आप मॉक टेस्ट में जाकर के इसको प्राप्त कर पाएंगे, एनटीपीसी सबसे ऊपर ही मिलेगा, वहीं से आप जाकर अनलॉक कर लेना। दूसरा सबसे बड़ा सरप्राइज, जीएस सफलता बैच 4.0 जो लॉन्च हुआ था, उसका मंथ एंड सेल स्टार्ट कर दिया गया है। ये आपका 29, 30 और 31 3 दिनों के लिए फिर से 399 में प्राइस किया गया है। मात्र 399 में एक बार फिर से प्राइस किया गया है। आप में से जो कोई भी चूक गया था, नहीं ले पाया था, फटाफट से जाकर के इसको परचेज करो। जीएस सफलता 4.0 3 दिनों के लिए, ठीक है, मंथ एंड ऑफर है, इसको लीजिए। एमजेटी ऐप पर जाइए, इसको लेने के लिए आपको वीडियो कोड सेक्शन में जाना है। क्लियर? चलिए, तो कमेंट करके बता दीजिए दोनों आपको ऑफर कैसा लगा है। कल मैंने पूछा, मैंने कल कहा था कि टेलीग्राम पर कि कल 2 बड़ा सरप्राइज आने वाला है, बड़ी घोषणा होने वाली है, तो बहुत लोग हमारी शादी ही करा दिए थे। शादियों का सीजन चल रहा है। खैर, 8 से 11 अक्टूबर 2025 तक इंडिया मोबाइल कांग्रेस के कौन सेवें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा? तो 8 से 11 अक्टूबर तक इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 9वां संस्करण होगा और इसका आयोजन नई दिल्ली में हर बार की तरह किया जाएगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस ये बताता है कि हम लोग जो है टेक्नोलॉजी में, हम लोग जो है इनोवेशन में क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने वाले हैं, हमारा विजन क्या है। इसके लिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस होता है। होते होते इस बार 9वां संस्करण आ गया है। तो इस बार की थीम रखी गई है इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है हम लोग ट्रांसफॉर्म होने के लिए किस प्रकार से इनोवेशंस कर रहे हैं। तो इस थीम के साथ 8 से 11 अक्टूबर को आयोजित होगा, मतलब अक्टूबर महीने में आयोजित होगा, 9वां संस्करण होगा इंडिया मोबाइल कांग्रेस का। क्लियर? इसका उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। अगला, हाल ही में स्विट्जरलैंड के नॉटविल में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स में पुरुषों की भाला फेंक F42 श्रेणी में किसने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है महेंद्र गुर्जर ने। किसने? महेंद्र गुर्जर ने। अभी एक रिसेंटली एग्जाम हुआ था, उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में पूछा था किस श्रेणी में बनाया गया है। क्योंकि पैरा एथलीट जो होते हैं, जब इवेंट खेलते हैं तो उसमें उनको एक कैटेगरी मिलती है, उनके उनके कह सकते हैं ना कि डिसेबिलिटी के आधार पर। एक्चुअली में आईओसी ने एक लिस्ट बना रखी है,
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कि भाई आपको क्या दिक्कत है, आपकी क्या समस्या है, किस प्रकार की डिसेबिलिटी है, उसके लिए आपको कैटेगरी दी जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी के एक हाथ नहीं है, दूसरे हाथ से वो एथलीट का काम करता है, तो उसको एक अलग कैटेगरी मिलेगी। उसके बाद किसी का पैर नहीं है, वो लोहे का पैर लगवाया हुआ है, रॉड लगवाया हुआ है, तो उसको अलग कैटेगरी मिलेगी। ठीक है, किसी की आंख नहीं है, किसी के हाथ दोनों नहीं है, तो ऐसे ऐसे अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है बहुत सारी। ऐसा क्यों किया गया है? जिससे एक फेयर कंपटीशन हो सके। मतलब जिससे जिसके पैर नहीं है उसको जिसके उसी से कंपीट कराया जाए जिसके पैर नहीं है। ठीक है, तो ऐसा हो जिसके हाथ नहीं है उसको बिना हाथ वाले या ना हाथ एक हाथ सिंगल हाथ वाले से ही कंपटीशन कराया जाए। तो इसीलिए फेयर कंपटीशन हो जाए, इसीलिए कैटेगरी बनाई जाती है। ये पैरा गेम्स में ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए F42 कैटेगरी हुई है, जो अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि किस कैटेगरी में उन्होंने रिकॉर्ड जीता था, शायद सुमित अंतल के बारे में शायद पूछा गया था। तो यहाँ पर वर्ल्ड पैरा एथलीट जो इन्होंने महेंद्र गुर्जर ने जीता हुआ है, ये F42 कैटेगरी में जीता हुआ है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप इस पर भी थोड़ा फोकस कर सको, इसको भी गंभीरता से लो, ये कैटेगरी का नंबर। ठीक है ना। खैर, इन्होंने जो विश्व रिकॉर्ड बनाया है ये भाला फेंक में बनाया है। इन्होंने 61.17 मीटर की दूरी तक भाला फेंक करके एक नया विश्व रिकॉर्ड सेट किया है। इन्होंने ब्राजील के रॉबर्ट फ्लोरानिया एडेल्निसन का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो 59.1 मीटर का रिकॉर्ड बनाए थे। इस इवेंट में ही इन्होंने 2 मेडल जीत लिए हैं, दोनों गोल्ड जीते हैं। ठीक है, तो ये आयोजित कहाँ पर हुआ? नॉटविल में, स्विट्जरलैंड की नॉटविल में, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स। क्लियर। चलिए अगला। भारतीय मूल की किस गायिका ने अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड AMA का खिताब जीता? तो भारतीय मूल की रैपर राजा कुमारी ने अभी अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीता हुआ है, AMA का खिताब जीता हुआ है। आप देख सकते हो आर्टिकल, रैपर राजा कुमारी बिकम फर्स्ट इंडियन ओरिजिन टू म्यूजिशियन टू विन AMA अवार्ड। पहली इंडियन म्यूजिशियन ये बन गई हैं। AMA अवार्ड में 51वें AMA अवार्ड में उन्होंने आर्केन लीग ऑफ लीजेंड्स सीजन 2 के लिए अवार्ड जीता है। ये इनका जो सॉन्ग है ये वायरल 50 चार्ट में भी, स्पॉटिफाई में भी टॉप पर चल रहा है, टॉप 10 में शामिल है। खैर, ये पुरस्कार जीतने वाली ये भारतीय मूल की पहली बन गई हैं। ठीक है ना, अमेरिकन। अगला। मई 2025 में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी MPEDA, एमपीडा जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसका नया निदेशक किसे बनाया गया? तो एमपीडा का नया निदेशक बनाया गया है राम मोहन जी को। किसे? राम मोहन को। राम मोहन अपॉइंटेड एज ए न्यू एमपीडा डायरेक्टर। एमपीडा क्या करता है? ये समुद्री उत्पाद के निर्यात को इंश्योर करता है, उसमें डेवलपमेंट लाने का काम करता है। भारत की एक संस्था है जो समुद्री जो उत्पाद होते हैं, जो समुद्र में उत्पाद होने वाली जो समुद्री कृषि है, उससे जो जो भी चीज़ें उत्पादित होती हैं, मछलियाँ हो गई या बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं समुद्री, तो इनका एक्सपोर्टेशन कैसे अन्य देशों में किया जाए, उसका मतलब इस प्रकार की इकोनॉमी को कैसे ग्रोथ किया जाए, इसकी जिम्मेदारी देखता है। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में और इसका फुल फॉर्म होता है मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है जी, तो इनको बनाया गया है राम मोहन MK को इसका नया निदेशक। अगला है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में 69 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए? तो पद्म पुरस्कार देता कौन है? भारत का राष्ट्रपति। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। इन्होंने एक बार फिर से पद्म पुरस्कार दिए हैं। आपको होगी अभी सर कुछ दिन पहले आपने दिया, बताया था कि दिए हैं यहाँ पर राष्ट्रपति ने। बिल्कुल, कुछ दिन पहले अभी दिया गया था और उसी दिन मैंने आपको बताया था कि संख्या जब बहुत ज़्यादा रहती है, समय कम रहता है, तो राष्ट्रपति खाली समय देखकर कुछ कुछ लोग को बुला बुला करके देते हैं, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है। बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, उनके बारे में जो अचीवमेंट रहती है वो अनाउंस किया जाता है, उनकी स्टोरी बताई जाती है, वो आती हैं, धीरे से मेडल लेती हैं, फोटो खिंचवाती हैं। तो मतलब कुल मिलाकर के 5 से 7 मिनट तो लग ही जाता है एक व्यक्ति का। अब आप सोचो, इतने सारे लोग हैं, दिन भर में इतने सारे लोगों को देना है, 70 या 72 लोगों, 75 लोगों को देना है, एक दिन में देना है, तो देते देते काफ़ी टाइम हो जाता है। इसीलिए 2 दिन 3 दिन में ये दिया जाता है। ध्यान रहे, ये अनाउंसमेंट जो पद्म पुरस्कार का अनाउंसमेंट होता है वो पूर्व संध्या पर होता है गणतंत्र दिवस के, यानी कि 25 जनवरी को होता है अनाउंस। और उस टाइम ही ये बता दिया जाता है, मैं आपको कई बार वीडियो में बता दिया करता हूँ कि आगे चल करके अप्रैल मई जून जुलाई जब भी खाली समय मिलेगा, जब रहेगा कि अभी चलो देश संतुलित अवस्था में, कोई बड़ी चीज़ नहीं चल रही है, संसद को कोई सत्र वगैरह भी नहीं चल रहा है, तो खाली समय में राष्ट्रपति भवन में बुला करके दे दिया जाता है, सम्मानित कर दिया जाता है। तो अनाउंसमेंट पहले ही हो गया रहता है। तो अभी जब कुछ दिन पहले जब मैंने आपको बताया था, तब दिया गया था कितने लोगों को? 71 लोगों को दिया गया था। ठीक है ना।
देखिए अभी 71 लोगों को दिया गया था 29 अप्रैल को, और अभी फिर बुला करके टोटल 69 लोगों को और दे दिया गया। इस बार 3 पद्म भूषण, पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 57 पद्मश्री दिए गए हैं। इस बार दिए कितने जाने हैं टोटल? तो टोटल इस बार 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने हैं। टोटल 139 नामों की घोषणा इस बार के लिए 2025 के लिए हुई है। ठीक है, तो अगर आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि कितना पद्म पुरस्कार 2025 के लिए मिला, पद्मश्री मिला। तो अगर पद्म पुरस्कार टोटल पूछे तो 139, पद्मश्री पूछे 113, पद्म भूषण पूछे तो 19 और पद्म विभूषण पूछे तो 7, भारत रत्न पूछे तो इस बार के लिए 2025 के लिए भारत रत्न नहीं दिया गया है। ठीक है, पिछली बार 5 लोगों को दिया गया था। अगला, तो राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है जी, अगला देखते हैं। 9 मई 2025 में मशहूर नेपाली पर्वतारोही कौमी रीता शेरपा ने कौन सी बार माउंट एवरेस्ट फतह किया? साथियों, कौमी रीता शेरपा, यहाँ पर लोग 1-2 बार नहीं जा पाते हैं, एक ही बार नहीं चढ़ पाते हैं, कितने लोग की मृत्यु हो जाती है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने पर। यहाँ पर कौमी रीता शेरपा ने 31 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। जी हाँ, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में स्थित सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध माउंट एवरेस्ट 31वीं बार चढ़ाई की है नेपाल के पर्वतारोही कौमी रीता शेरपा ने। इन्होंने अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, ये मतलब अनबीटन है, इनके आसपास भी कोई नहीं है। ये 31वीं बार अभी ये चढ़ाई किए हुए हैं। 22 सदस्यीय भारतीय सेना अभियान दल का नेतृत्व करते हुए गए थे और ये जाकर के अब 27 मई को पहुंचे माउंट एवरेस्ट पर। माउंट एवरेस्ट आप जानते हो 8,848.81 मीटर ऊंचा विश्व का सबसे ऊंचा चोटी है। सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है नेपाल में। ठीक है, तो अपना ही 30वीं बार रिकॉर्ड का तोड़ दिया है। 2023 में इनका 30 बार चढ़ने का रिकॉर्ड बना था। पहली बार इन्होंने 1994 में चढ़ाई की हुई थी। इनकी उम्र है 55 साल। सोचो, 55 साल। अमूमन 55 साल का कोई व्यक्ति जाता है ना चढ़ाई करने के लिए, तो अक्सर देखा जाता है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है कि नहीं तुम ना जाओ, तुम जाओगे तो कोई ज़रूरी नहीं है जिंदा वापस आओगे। हाल ही में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो ब्राजील में अभी विश्व मुक्केबाजी कप आयोजित हुआ। इसमें भारत ने 6 मेडल जीते हैं। टोटल 6 मेडल आए हैं, जिनमें एक गोल्ड भी आया हुआ है विश्व मुक्केबाजी कप में। ठीक है, वो गोल्ड किसने जीता हुआ है? ये देखिए, एक गोल्ड आया है, एक सिल्वर आया है, 4 ब्रॉन्ज आया है। कहां पर आयोजित हुआ था? ब्राजील में हुआ था विश्व मुक्केबाजी कप 2025। एकमात्र जो गोल्ड आया भारत का वो कौन था, किसके नाम था? हितेश गुलिया के नाम, हितेश गुलिया के नाम। अब कजाकिस्तान और भारत जून जुलाई में अन्य 2 की मेजबानी करेंगे और नवंबर में। ठीक है, जून जुलाई में कजाकिस्तान करेगा और नवंबर में भारत करेगा। 2 और इवेंट होने वाले हैं विश्व मुक्केबाजी कप के इसी साल। ठीक है, तो भारत वाला जो होगा ये नवंबर में होगा, इंपॉर्टेंट होगा, मैं आपको बताऊंगा ही। खैर, भारत ने यहाँ पर 6 मेडल जीते हुए हैं। क्लियर है? तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। अब वही बात फिर से कि जीएस सफलता बैच पर लास्ट 3 दिनों तक के लिए आपके लिए एक बार फिर से ऑफर अनलॉक किया गया है। 29, 30 और 31 आपको ये 399 में मिल रहा है। जीएस सफलता बैच जाइए फटाफट से लीजिए। कोई भी समस्या है व्हाट्सएप कीजिए, नहीं तो ऑफर हाथ से निकल जाएगा। ठीक है ना? जब भी कोई दिक्कत आ रही है एप्लीकेशन से लेने वगैरह में तो व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप से आपको बताया जाएगा, सॉल्व कराया जाएगा आपका इशू। हाल ही में आयोजित नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में किस राज्य के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए? ये कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के सीएम नहीं शामिल हुए थे। इसके अलावा मैंने पूछा था नालंदा यूनिवर्सिटी को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2016 में इसे शामिल किया गया था। आज आपको क्या बताना है, यानी क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है आपका? तो क्वेश्चन ऑफ द डे में आज आपको बताना है भारत की पहली क्लोन पश्मीना बकरी का नाम क्या था। दूसरा, भारतीय रेलवे के अनुसार रेल मार्ग विद्युतीकरण में भारत से आगे कौन सा देश है? कमेंट करके दोनों का आंसर बताइए। कल की वीडियो से ही दोनों क्वेश्चन लिए गए हैं, आप लोग आंसर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।